गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। हमने न्यू डायनेस्टीज को स्टडी किया कि किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज जो थी वो अमर्ज हुई। ठीक है, अब न्यू डायनेस्टीज बन चुकी हैं, नए नए किंगडम बने, तो उन्होंने इन नए किंगडम्स को एडमिनिस्ट्रेट किस तरीके से किया, किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को संभाला। लेट्स सी। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडेड टाइटल्स। देखो, किंगडम्स तो हम बाद में स्टडी करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मतलब उसको रन ओवर किया अपने किंगडम को। पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को बड़े बड़े भारी भारी टाइटल्स से सुसज्जित किया। उन्होंने अडॉप्ट किए अच्छे अच्छे हाई साउंडेड टाइटल्स, जैसे कि महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। महाराजा अधिराज का क्या मीनिंग था? द ग्रेट किंग। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मीनिंग था लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, यानी कि तीनों जो वर्ड हैं उनका राजा। तो इस तरीके से वो अपने मतलब ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए नए नए भारी भारी टाइटल्स अपने आप को देते थे। अगर अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कि उनका किंगडम उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया था, तो लेट्स सी। उन्होंने भी अपनी पावर को शेयर किया, ठीक है, सामंताज के बीच में, और उन्होंने पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स के साथ एसोसिएशन किया, यानी कि उनके साथ मिलकर वो चले। उनको क्या जरूरत थी नए नए जो अमर्ज हुए थे राजा, इन सब के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने की, तो उसका भी एक रीजन था। देखो, किसी भी किंगडम को चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो बिना रिसोर्सेज के तो कोई भी किंगडम लंबे समय के लिए नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से यहां से उनको रिसोर्सेज मिलते थे, जैसे कि जो पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे, वो टैक्स पे करते थे राजा को, जिसे कि रेंट कहा जाता था। ठीक है, और इन टैक्स का यूज होता था, इस रिवेन्यू का यूज होता था राज्य को ढंग से चलाने के लिए। जैसे कि यहाँ रिटर्न है कि दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। इन रिसोर्सेज का यूज किया जाता था अपने किंगडम को अच्छे तरीके से स्टेब्लिश करने के लिए। वो बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे, फोर्ट्स यानी कि किले बनवाते थे, या फिर उस रेवेन्यू को टेम्पल्स और किलों को बनवाने के लिए तो यूज होता ही था। इसके साथ साथ अगर किसी भी राजा को अपने राज्य को लंबे समय के लिए चलाना है तो उसे युद्ध करने पड़ते थे। दे हैव टू फाइट, ठीक है, वॉर करने पड़ते थे टू स्टेब्लिश देयर किंगडम फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके, तो इन वॉर्स को लड़ने में भी अगर हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए भी रिवेन्यू की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो ये पैसा उनको इन पीजेंट्स, ट्रेडर्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस के थ्रू जो टैक्स आता था, रिवेन्यू आता था, यहां से कलेक्शन मिलता था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था कि functions for collecting revenue were generally recruited from influential families। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि रिवेन्यू की जरूरत थी। अब इन रिवेन्यू को कलेक्शन कौन करता था, कौन कलेक्ट करता था? अब देखो, अगर जिस इंसान की इमेज ही नहीं है, अच्छी रेपुटेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर वो पर्सन जाता है रिवेन्यू कलेक्ट करने तो वो इतना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला हुआ था कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका अच्छा रुतबा होता था समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो लोग जाते थे रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। अब देखो, कोई भी पर्सन जो भी रिवेन्यू कलेक्शन के लिए जा रहा है, मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके बच्चे ही वो काम करते थे रिवेन्यू कलेक्शन का, जिसको बोला जाता है हेरिडिटरी प्रोसेस। यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन का काम हेरिडिटरी प्रोसेस के थ्रू होता था। ठीक है, और सेम ऐसा ही आर्मीज में भी होता था। जो लोग आर्मी में थे उनके बच्चे ही आगे आर्मी में होते थे। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दीज पोजीशंस। कई सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जो क्लोज रिलेटिव्स थे राजा के, वो ये काम करते थे। यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम एक अच्छा इन्फ्लुएंस का काम माना जाता था। ओके, सो दिस वाज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा कहां से आता था और रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रशस्तिज क्या होती हैं। प्रशस्तिज होती हैं एक कॉपर प्लेट पर जो राजा की प्रेज लिखी होती है, राजा की बड़ाइयां लिखी होती हैं कि राजा ने ये काम किया, राजा ने वो काम किया, उनको प्रशस्तिज कहा जाता था। ठीक है, अब ये प्रशस्तिज बनाता कौन था? ये प्रशस्तिज बनाते थे ब्राह्मण्स।
लर्न ब्राह्मण्स, यानी कि जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो प्रशस्ति थी, जो भी इनके अंदर डिटेल रिटर्न थी, मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू, हो सकता है वो सच ना हो, क्योंकि ये प्रशस्ति राजा के द्वारा लिखवाई जाती थी और कोई भी राजा या किंग अपनी नेगेटिव बातों को वहां नहीं राइट करवाएगा। ठीक है, वो अपने आप को वेलिएंट, विक्टोरियर वॉरियर्स, यानी कि बड़े बड़े योद्धा साबित करने की कोशिश करते थे इन प्रशस्ति के थ्रू, यानी कि उन्होंने जो भी अचीवमेंट ली, जो भी उन्होंने युद्ध किए, उन सब की डिटेल उन प्रशस्ति के अंदर लिखवाई जाती थी और इनको कंपोजिशन करते थे, इनको कंपोज किया जाता था बाय लर्न ब्राह्मण्स, पढ़े लिखे ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, अब ब्राह्मण्स ये काम करते थे तो बदले में उनको क्या मिलता था? किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनको लैंड ग्रांट की जाती थी राजा के द्वारा। जब राजा की प्रेज की जाती थी इन प्रशस्ति के अंदर, राजा खुश होते थे तो उनको लैंड ग्रांट देते थे, यानी कि भूमि दान देते थे। और देखो ऐसा नहीं है, उनका लैंड ग्रांट का उनको रिटर्न प्रूफ भी दिया जाता था, रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे तो कोई भी ब्राह्मण कह देगा कि मुझे यहां से यहां तक की जमीन मुझे राजा ने दी है, तो दीज वर रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया जाता था कि कौन सी जमीन किस ब्राह्मण को दी है ऑन कॉपर प्लेट्स। ये जो कॉपर प्लेट्स शो की गई है ना, ये वही जो लैंड रिकॉर्ड होते थे इन्हीं के अंदर होते थे, इनको कॉपर प्लेट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। ठीक है, ये उनको दी जाती थी जो रिसीव करते थे लैंड को। आगे लास्ट में एक स्टैंजे के अंदर बताया गया है कि यूजुअल द 12th कंट्री century was a long Sanskrit poem containing the history of the kings who ruled to Kashmir। अब देखो कश्मीर के ऊपर पोएम्स का एक संग्रह है जिसे लिखा था कलहन ने। बस आपको इतना ही याद करना है, 1 मार्क में अगर आ जाता है कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर किसने राइट किया है, मेनली किसका नाम फेमस है, तो वो है एक राइटर कलहन। ये 1 मार्क में आ सकता है। उन्होंने राइट किया है इसके अंदर जो भी सच्चाई थी कश्मीर से रिलेटेड, चाहे वो नेगेटिव है पॉइंट्स थे, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट थे, उन्होंने सब कुछ राइट किया है। उन्होंने ब्राह्मणों के जैसे नहीं किया कि मतलब पॉजिटिव पॉइंट ही राइट किए। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस के थ्रू जो भी उनको रिकॉर्ड मिले, उन्होंने उनको उस पोएम्स के अंदर अपनी राइट किया है। और ये क्रिटिकल पोएम भी मानी जाती हैं कलहन की, जो कि उन्होंने कश्मीर के राजाओं के ऊपर लिखी। अब ये जो स्टैंजा है यहाँ पर बताया गया है कि हम टैक्स जो कलेक्ट होते थे, 400 टाइप के टैक्सेस कलेक्ट होते थे। इसके 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि वैटी है। वैटी क्या है? यहाँ पर कैश नहीं दिया जाता था, यहाँ पर श्रम दान करवाया जाता था वैटी के अंडर। यानी कि राजा का कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो लोग जाकर, वहां की जनता जाकर वहां पर अपना श्रमदान करते थे, जिसे कि वैटी कहा गया। अब एक टैक्स का नाम है कदममाई। ये क्या था? ये एक तरीके का लैंड रिवेन्यू था। और एक टैक्स होता था ऑन थैचिंग द हाउस। जब किसी घर की छत बनाई जाती थी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, जब सीढ़ी लगाई जाती थी किसके ऊपर? पाम ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए, तो वहां पर भी टैक्स पे करना होता था। और एक टैक्स और रिटर्न है यहाँ पर, एसेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली प्रॉपर्टी, देखो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसकी फैमिली को, उसके बच्चे को। ठीक है, तो जब ये सेरेमनी होती थी, जब ये प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड की जाती थी, तो उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट राजा को एज ए रिवेन्यू भी दिया जाता था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे रिवेन्यू के, टैक्सेस के, कि किस किस तरीके के टैक्सेस मतलब राजा लेता था वहां की जनता से। वैसे तो 400 टैक्सेस थे, लेकिन यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। और यहाँ पर नागभट्टा के बारे में बताया गया है। जो नागभट्टा की प्रशस्ति है, प्रशस्ति मैंने अभी बताया कि कॉपर प्लेट होती थी जो ब्राह्मण लिखते थे किसी भी राजा की प्रेज करने के लिए। नागभट्टा की जो अचीवमेंट्स थी उसको, जो कि ग्वालियर के थे, उसको मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि द किंग्स ऑफ आंध्रा, संधावा सिंध, ठीक है, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज ए प्रिंस। इसमें लिखा गया है कि ये सब जो राजा जो नाम रिटर्न है, वो जब वो नागभट्टा प्रिंस थे तो उनके सामने गिर गए थे। तो इस तरीके से उनकी विक्ट्रीज को, उनकी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्रशस्ति का, जो कि नागभट्टा के बारे में हमें मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।